Hi, welcome to our YouTube channel Rahul BPC, a Best English Professional Class, and today I am going to teach you pronunciations of D. Must watch this video from start to end only, then will you understand। यानी कि कहने का यही मतलब है कि आज जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो डी के बारे में है, यानी कि डी के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाला हूँ। डी का उच्चारण हम कभी कभी ड भी करते हैं, कभी कभी हम ज भी करते हैं। तो ऐसा क्यों, कौन सी स्थिति में हम ड का यूज करते हैं, कौन सी स्थिति में, कौन से वर्ड में हम ज का यूज करते हैं, तो आज इस वीडियो में सारा कुछ सीखने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं कि इस वीडियो में ड को हम कहाँ यूज करते हैं, हम ज को कहाँ यूज करते हैं। तो चलते हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। यानी कि हम डी का उच्चारण कैसे करते हैं। डी का उच्चारण जब दो व्यंजन के बीच में अगर कोई स्वर आ रहा हो तो उस स्थिति में हम वहाँ पे डी का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे वर्ड है आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक 3-4 एग्जांपल लिए हैं आपको समझाने के लिए, जैसे कि डॉग, डे, ड्यूटी, बर्ड, डड, बिड, इस तरह का इसमें जो वर्ड है। हम आइए हम समझते हैं इसको एग्जांपल पे। यहाँ पे देखिए डॉग जो है, यहाँ पे डॉग लिखे हैं। डॉग जो हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अ पे उच्चारण जा रहा है, यानी कि अ पे उच्चारण जा है डॉग। हम डॉग कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिख के हम दिखा देते हैं आपको कि डॉग आपको लिखना कैसे है। डॉग यानी कि ड जो है, ड प्लस अ प्लस ग, तो हो जाएगा डॉग, इस तरह का। आपको पता चल गया कि यहाँ पे डॉग कैसे लिखते हैं, डी प्लस अ, यानी कि इसमें जो उच्चारण आ रहा है वो अ पे जा रहा है, कहीं ना कहीं अ पे जा रहा है इसका उच्चारण। अब प्लस तब आएगा ग, तब हमारा एक जो शब्द है वो शुद्ध शब्द बन गया एक डॉग। डॉग मतलब क्या होता है, पीछा करना, परेशान होना या पीछे लगना, और कुत्ता, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। कहीं ना कहीं आप लोग देखें, आप लोग सुने होंगे कि डॉग मतलब, हम जानते हैं कि ऑलरेडी पता है कि हमें इसका मतलब कुत्ता होता है, लेकिन ये नहीं आपको पता होगा कि इसका मतलब पीछा करना, परेशान होना, पीछे लगना, इस तरह का मीनिंग हो सकता है, आपको पता नहीं होगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का भी कोशिश करते हैं कि एक नहीं, हम एक वर्ड को हम अगर हम एक वर्ड को हम पकड़ के रखेंगे तो शायद हम इंग्लिश में माहिर नहीं बनने वाला है, क्योंकि एक वर्ड से काम चलने वाला नहीं है। हम इसीलिए यहाँ पे देखिए डॉग मतलब हम यहाँ पे 3-4 एग्जांपल इसीलिए दे रहे हैं आप लोग को, ताकि कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। अगर आपको कहीं पे किसी को बोलना रहे कि नहीं उसको पीछा कीजिए, नहीं उसको परेशान कीजिए, तो वहाँ उस स्थिति में हम लोग कि ना वर्ड को हम ढूंढने लगते हैं, यानी कि डिक्शनरी निकाल के वहाँ पर हम ढूंढने लगते हैं कहीं ना कहीं। तो हम उस स्थिति में हम देखते हुए कि हम वहाँ पे नहीं, एक वर्ड पे हमें जितने भी मीनिंग आ रहा है तो हमें सबको यहाँ पे देना, बताना जरूरी है कि अगर हम एक ही वर्ड को पकड़ कर रखेंगे तो इंग्लिश में माहिर नहीं बनने वाला। इसलिए इस वीडियो में आपको जितने भी हमारे वीडियो आएगा या आने वाले हैं तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं आपको बेसिक जानकारी दिया जाएगा, यानी कि जड़ को, यानी कि जड़ से बताया जाएगा, जड़ से भी बताया जाएगा, उसका मीनिंग भी बताया जाएगा, उसको उच्चारण, यानी कि उच्चारण कहाँ से आया वो भी बताया जाएगा। तो आज सारे चीज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो पर बने रहिएगा, शुरू से अंत तक देखिए तो आपको समझ में आए। अब चलते हैं यहाँ पे डॉग। आपको पता चल गया कि ये जो डॉग जो शब्द है ये उसका जो उच्चारण है वो अ पे जा रहा है, कहीं ना कहीं अ पे जा रहा है, डॉग अ पे जा रहा है। तो यहाँ पे उस स्थिति में हमें यहाँ पे कट के लिखे हैं, क्यों, क्योंकि आपको समझाने के लिए कि जब शब्द जो हमें यहाँ पे वर्ड जो दिख रहा है वो कैसे आया, कैसे बना है। आपको पता चल गया कि ड प्लस अ प्लस ग, तब एक डॉग मतलब जो शुद्ध शब्द है वो बन के तैयार हो गया। अब इसका मतलब हमें समझना है, इसका मीनिंग भी समझना है। तो आपको यहाँ पे मीनिंग स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे डॉग मतलब होता है पीछा करना, परेशान होना या पीछे लगना, कुत्ता, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अब यहाँ पे देखिए, इसको DAY, डे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, डे नहीं पढ़ना है, डे नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, ड, क्या पढ़ना है, ड।
अब यहाँ पे देखिए इसमें जो साउंड है, दो व्यंजनों के बीच में क्या आ रहा है, एक स्वर आ रहा है। उस स्थिति में हम यहाँ पे जब हम डी ए वाई अगर हम बोलते हैं तो उसमें जो डी ए का जो साउंड है वो आ पे जा रहा है, ड यानी कि आ पे जा रहा है। किस पे जा रहा है, आ पे जा रहा है। जो साउंड है ये आ पे जा रहा है कहीं ना कहीं। तब हम इस स्थिति में हम क्या लिखेंगे, इसको ड लिखेंगे। ड प्लस आ प्लस वाई से यह हो, वाई से यह हो तो यह लिखेंगे। तो उस स्थिति में हमारा क्या है, ड होगा। आ हट जाएगा, वहां पे आ हटने के लिए यहाँ पे ड आ गया सिर्फ। तो उस स्थिति में ड सिर्फ डी यानी कि ड इस तरह का आएगा। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि डी प्लस आ। तब हम यहाँ पे या तब हमारा हो जाएगा ड, इस तरह का आएगा। तो इस तरह का इसमें शुद्ध अक्षर आते हैं, शुद्ध अक्षर बनते हैं। तो आप लोगों को क्लियर पता हो गया कि इस जो ड है वो किस तरह का बना। इसमें जो उच्चारण है वो डी का उच्चारण है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा लिए हैं आप लोग को समझाने के लिए इसका जो उच्चारण है कि कैसे बना। तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं दो व्यंजनों के बीच में जब कोई स्वर आ रहा तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, ड का ही यूज करेंगे। जब ड आ रहा है तो ड का यूज करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए डाय डाय मतलब क्या होता है, दिन दिवस तिथि काल, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड में हमारा क्या है, ड्यूटी। इसको हम उसी तरह लिखेंगे, इसको हम आधा ड आधा। यहाँ पे थोड़ा माउस से हम जो लिख रहे हैं ना थोड़ा दिक्कत हो रहा है, डिजिटल बोर्ड नहीं होने के कारण। यहाँ पे देखिए डी, उसके बाद आधा ड डालेंगे, उसके बाद यू और टी, क्या हो जाएगा, ड्यूटी। ड्यूटी मतलब क्या होता है, कर्तव्य, फर्ज, काम या कार्य। यानी कि जो ड्यूटी मतलब होता है वो होता है कर्तव्य, फर्ज, काम या कार्य, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। अब यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया, समझ गए कि ड्यूटी मतलब क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड मेरा क्या है, बड। इसको हम बेड नहीं पढ़ना है, इसको हम बेड नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, BAD, बर्ड। सिंपल से आ पे उच्चारण जा रहा है तो इसको हम बर्ड ही पढ़ेंगे, नहीं कि बेड पढ़ेंगे। बेड अगर जो हम पढ़ते तो गलत हो जाएगा, तो इसको हम बर्ड पढ़ेंगे, BAD, बर्ड। बर्ड मतलब क्या होता है, बर्ड कैसे लिखते हैं, बी यानी कि बर्ड, इस तरह का हम इसमें जो है उच्चारण जो है निकल कर आ रहा है, मतलब कि शब्द बन रहा है। तो बर्ड न कि बेड। इसको हम अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको हम BAD बेड पढ़ देते हैं। बेड ऐसा पढ़ना गलत है, क्योंकि उसको जब उच्चारण ही मालूम नहीं तो वो कुछ भी पढ़ सकता है। तो इसलिए मैं उच्चारण सीखना जरूरी है। अगर आप उच्चारण सीख लेते हैं तो कहीं अटकने वाला नहीं है। इसीलिए यहाँ पे सबसे जो मेन कारण है इंग्लिश का जो जड़ है वो उच्चारण है। यानी कि अगर आपको भावेल एंड कॉन्सोनेंट अगर दोनों चीज आपको क्लियर आ गया तो कहीं अटकने वाला नहीं है। जो भावेल जो कॉन्सोनेंट जो है और भावेल जो है, तो इसमें आपको बेसिक तरीके से, ये बेसिक क्लास है, यानी कि इसमें जो जड़ है यही दो वर्ड है जो कि यही दो वर्ड है जो कि इंग्लिश का एक जड़ है, जिसको बोलते हैं ना जड़, या एक क्या है, जड़ है। तो इस स्थिति में इसको सीखना बहुत ही जरूरी, चाहे कोई भी क्लास का स्टूडेंट है, इसको ध्यान से सीखना चाहिए। भावेल एंड कॉन्सोनेंट को, यानी कि स्वर एंड व्यंजन को, इसके बारे में विस्तार से वीडियो हम पहले बना चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पे भी मिल जाएगा, ताकि आप लोग कोई दिक्कत न हो। हम स्टेप बाय स्टेप, यानी कि जो वीडियो हम लेकर आ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं सभी पे, तो काफ़ी ना स्वर के बारे में तो सारा वीडियो हम बना चुके हैं। तो इस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे जो क्लास आ रहा है यहाँ पे व्यंजन पे आ रहा है, तो हम व्यंजन को लेकर चले हैं। स्वर खत्म हो गया है तो हम यहाँ पे व्यंजन पे आ रहा है, तो हम उसका जो वीडियो जो हम शूट कर रहे हैं वो व्यंजन पे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग को ध्यान देना चाहिए, सीखना चाहिए इस चीज़ को। अब चलते हैं यहाँ पे, क्या बता रहे थे कि बर्ड, इसको हम बेड नहीं पढ़ना है, बर्ड पढ़ना है।
अब बड मतलब होता है क्या, बुरा, खराब या न खाने लायक होगा, अशुभ, हानिकारक, बुराई, नाश, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के रहता है। तो कहीं ना कहीं देखिए एक वर्ड पे हम 3-4 एग्जाम्पल यानी 3-4 मीनिंग हम क्यों दे रहे हैं, आप लोग को समझाने के लिए, आप लोग कहीं अटके ना, यानी कि कोई वर्ड पे आप अटके ना। अगर आपको कोई भी वर्ड बर्ड के उच्चारण में यानी कि बर्ड से रिलेटेड आपको कोई भी वर्ड आपको दिखाई दे कहीं भी, किसी भी बुक में या कहीं भी, तो उस स्थिति में हम वहाँ पे मीनिंग यानी कि वर्ड उसका ढूंढ सकते हैं, जल्दबाजी वर्ड जो है उसमें ढूंढ सकते हैं। तो इसी कारण हम यहाँ पे एक वर्ड को नहीं दिए हैं। हमें पता है कि बर्ड जो है उसका मतलब बुरा होता है, लेकिन अब अधिकतर स्टूडेंट को पता ये नहीं है कि बर्ड मतलब बुरा होता है, ना खराब होता है, ना खाने लायक होता है, अशुभ, हानिकारक, बुराई, नाश, इस तरह का भी मीनिंग होता है। तो आप लोग को समझ गए यहाँ पे कि एक वर्ड पे कितना सारा मीनिंग निकल कर आता है। कहीं न कहीं हम अगर इस क्लास को अटेंड करते हैं या इस क्लास को हम अच्छी तरह से देखते हैं तो कहीं अटकने वाला नहीं है, क्योंकि हम जो भी वीडियो मेरा जो जितने भी वीडियो आने वाले समय में आएगा या आने वाले आ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं हम पूरा डिटेल से बताएं, यानी कि जड़ से बताने का कोशिश किए हैं। अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जितने मेरे पास एक्सपीरियंस वो सब मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि कोई दिक्कत या परेशानी ना हो किसी स्टूडेंट को। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए बैड जो है वो बर्ड, जो बैड नहीं पढ़ना है उसको हम बर्ड ही पढ़ना, हमेशा ध्यान में रखना है। जो इसका जो उच्चारण है वो आ पे जा रहा है ऑलरेडी। यहाँ पे समझ गया कि बर्ड मतलब क्या होता है, बुरा, ना खाने लायक या अशुभ, हानिकारक, बुराई, नाश, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर रहा था। कोई दिक्कत, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समझ गए बर्ड के बारे में। अब डैड समझेंगे, डैड, इसको हम क्या पढ़ेंगे, डैड। उसी तरह लिखना है, उसी तरह उच्चारण करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें जो है हमें पहले बताया था कि दो व्यंजनों के बीच में एक स्वर आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसी तरह का उच्चारण होगा। यहाँ पे देखिए डैड जो है वो, डैड मतलब क्या होता है, जो डैड मतलब होता है पिता। यहाँ पे जो ई का जो है वहाँ पे ई का यहाँ पे आएगा पिता, लेकिन डैड मतलब पिता, बापू या अब्बा, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। यहाँ पे समझ गए, उसी तरह है। अब चलते हैं बीड, इसको हम क्या पढ़ेंगे, बीड। अब बीड जो है मैंने यहाँ पे बताया कि दो व्यंजनों के बीच में कोई भी स्वर आ रहा हो तो उसको हम ड का उच्चारण हम पढ़ेंगे, डी के वो हम ड ही बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए बीड, बीड कैसे लिखते हैं। जो बीड जो है यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट को शायद पता नहीं रहता है कि हम यहाँ पे बीड पढ़ें या यहाँ पे देखिए दो तरह का ई होता है, दो तरह का ई होता है। और कौन कौन ई होता है हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए दो तरह का ई होता है, एक कैपिटल एक स्मॉल होता है। ये जो है ये स्मॉल है, यहाँ पे देखिए ये जो ई है ये कैपिटल है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि दोनों ई अलग अलग उच्चारण है, दोनों का दिखने में एक ही तरह लगेगा लेकिन दोनों का अलग अलग उच्चारण है। क्यों उच्चारण है, अब यहाँ पे देखिए ये जो छोटी ई है इसका जो आकार होते हैं, जो उच्चारण होते हैं किसी भी वर्ड में। अब यहाँ पे हमें बीड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बीड है यहाँ पे कहीं ना कहीं छोटी ई का उच्चारण आ रहा है, तो हम बीड कैसे लिखेंगे, बीड ऐसे लिखेंगे, ऐसे बीड। तो इस स्थिति में हम इसका उच्चारण करते हैं छोटी ई का। अगर हम वही बड़ी ई की बात करते हैं तो बड़ी ई जो है इस तरह का आएगा, यानी कि राइट साइड, लेफ्ट साइड छोटी ई आएगा। तो हमेशा ध्यान में आपको रखना है। तो इसका जो उच्चारण होगा वो बीड किस तरह होगा, आपको पता चल गया कि बीड, बीड हमें कैसे लिखना है, बीड हमें कैसे लिखना है। यहाँ पे देखिए बीड, बीड इस तरह का लिखना है, क्लियर। अब बीड मतलब होता क्या है, बीड मतलब होता है बोली लगाना या आदेश देना या अभिवादन करना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। तो यहाँ तक कहीं ना कहीं आप लोग को समझ गए होंगे कि बीड मतलब कैसे लिखते हैं। और बीड जो तोड़ के जब लिखते हैं तो उसी तरह लिखेंगे। यहाँ पे जो बीड जो है उसी तरह लिखेंगे, बाद देंगे, उसके बाद प्लस ई आएगा और उसके बाद प्लस डी आएगा। तो इस तरह का इसमें इसको तोड़ के लेंगे, तब ये बीड एक शुद्ध शब्द बनता है। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब उसी तरह रीड है, रीड में भी उसी तरह सेम टू सेम है, तो यहाँ तक बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब रीड मतलब होता है कि मुक्त करना या हटाना, छोड़ना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के रहा है। अब यहाँ लास्ट में एक शब्द आ रहा है
डू, हम इसको जब ये डू है, ऊ भी दो तरह का होता है, छोटी या बड़ी हो, सेम टू सेम उसी तरह। अब यहाँ पे देखिए डू समझाते हैं, डू जो लिखे हैं वो इस तरह का उच्चारण है, इसमें है ड प्लस ऊ, ये क्या है बराबर ड प्लस ऊ इक्वल टू डू होगा, डू इस तरह का डू। यहाँ पे देखिए डू जो है दो तरह का होता है, कैपिटल और स्मॉल। आपको पता चल गया कि ये जो है ये कैपिटल है और जो ई जो वो है ये स्मॉल है। इसका जो आकार है इस तरह का होता है और जो इसका जो आकार है इस तरह का होता है। तो कहीं ना कहीं आपको पता चल गया कि डी मतलब सॉरी ऊ का उच्चारण आपको पता चल गया कि ऊ कैसे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं जो इसका जो उच्चारण है वो बड़ी ऊ पे जा रहा है, यानी कि डू, यानी कि आपको शब्द से ऐसे ही पता चल गया। अगर आप उच्चारण करते हैं ना तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, राइट। अपने आप मुंह में आने लगेगा, डू इसको बोलना है कि और कुछ बोलना है तो अपने आप मुंह में आने लगा उच्चारण करने के बाद, उच्चारण सीखने के बाद। चलिए यहाँ पे डू, हम डू लिखते हैं इस तरह का आएगा डू। डू डू मतलब दे के कारण या दायित्व फलस्वरूप अपेक्षित, अपेक्षित। तो इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, हम उस स्थिति में देखते हैं कि हम डी से डी का प्रयोग हम जान गए कि डी का यूज कहाँ होता है। अब हम जानेंगे कि जा का प्रयोग कहाँ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है जा के ऊपर। हम कभी कभी देखिए डी को हम समझ लें, डी का उच्चारण हम समझ लें कि डी का यूज कहाँ होता है। हम समझेंगे डी से जा, यानी कि जा का उच्चारण हम कहाँ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मैंने हेडिंग लिखा है कि जब किसी वर्ड में डी के पहले यानी कि व्यंजन के पहले अधिक लेटर हो, अधिक मतलब आपको दिख रहा होगा कि अधिक लेटर किसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह का लेटर आपको दिखाई दे, मतलब उसके बाद हम यहाँ पे देखिए डी के बाद आ रहा है, यानी कि अगर उसके बाद अधिक लेटर के बाद डी आ रहा हो, यानी कि अधिक लेटर के बाद डी आ रहा हो, उसके बाद फिर डी के बाद ई क्या आ रहा है, ई यू आर या आई ई आर या यू ए, इस तरह का मीनिंग आपको दिखाई दे, या यू आर ई इत्यादि इस सब का वर्ड आपको दिखाई दे, इस तरह का वर्ड आपको लेटर दिखाई दे अंत में डी के बाद, तो उस स्थिति में हम वहाँ पे ज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ज बोलते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको जो यहाँ पे है प्रोसीजर, इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोसीजर, क्या पढ़ेंगे इसको, प्रोसीजर। प्रोसीजर हम लिखते कहीं हैं, प्रोसीजर जो है इसको हम प्रोसीडर नहीं पढ़ना है। खासकर स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, प्रोसीडर पढ़ते हैं। ऐसा गलत है, क्योंकि इसको जो उच्चारण है वो साफ साफ यहाँ पे अपने ऊपर भी लिख दिया हेडिंग की जिस वर्ड में, यानी कि जो भी वर्ड है चाहे कोई भी वर्ड रहे उसमें अधिक वर्ड रहता है, लेकिन अधिक वर्ड के उपरांत अगर डी है, यानी कि डी है, उसके उपरांत अगर ई यू आर या आई ई आर या यू ए या यू आर ई हो तो वहाँ पे डी का उच्चारण ज होगा। क्लियर, राइट। यहाँ पे समझिए कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुआ होगा। हमें पता है कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसको हम वर्ड पे चलते हैं। देखिए वर्ड जो है वो प्रोसीजर है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, प्रोसीजर, ना कि प्रोसीडर, राइट। यहाँ पे चलते हैं। प्रोसीजर मतलब होता है क्या, पद्धति या कार्य पद्धति या प्रक्रिया या कार्य या प्रणाली, कार्यविधि, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। कहीं ना कहीं देखिए एक प्रोसीजर, यानी कि ये एक वर्ड पे मैंने कितना सारा मीनिंग यहाँ पे दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर कहीं पे वर्ड इस तरह का वर्ड आपको दिखाई दे, यानी कि वर्ड जो है प्रोसीजर, यानी कि प्रोसीजर दिखाई दे, तो उसका मतलब समझ लेना कि शब्द के अनुसार, जो शब्द के हेडिंग में जो लिखा है तो उसके अनुसार आप यहाँ पे समझ लेना कि पद्धति लिखा है या कार्यविधि लिखा है, प्रक्रिया लिखा है, कार्य प्रणाली लिखा है, कार्यविधि लिखा है। तो इस स्थिति में वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब होता है क्या है। अगर कहीं पे हिंदी आपको इस तरह का दिखाई दे, पद्धति, कार्यविधि, प्रक्रिया, कार्य प्रणाली, इस तरह का आपको दिखाई दे, तो उसका वर्ड जो है आप लोग इजीली से पता कर पाएंगे कि इसका मतलब होता है प्रोसीजर, राइट। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड है, यहाँ पे ग्रांजर,
इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रांजर, जो है GRANDER, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रांजर। कई अधिकतर स्टूडेंट को हम अगर वो उच्चारण नहीं जानता हो तो को क्या पढ़ेगा, इसी यही पढ़ेगा, ग्रांडर, ग्रांडर पढ़ेंगे। तो ये उच्चारण गलत होगा, क्योंकि ग्रांडर नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे हेडिंग में पहले बता दें कि जिस वर्ड में यानी कि व्यंजन के पहले अधिक वर्ड हो, यानी कि वर्ड जो मेरा जो डी है वो क्या, व्यंजन है, राइट। यहाँ पे समझ में आ गया कि ऐसे बोल सकते हैं कि जब किसी वर्ड में यानी कि व्यंजन में, जब किसी वर्ड में यानी कि व्यंजन के पहले एक से अधिक लेटर हो तो वहाँ डी के बाद मतलब कि ये सब आपको दिखाई दे, यानी कि EURIER UA या URA हो, तो उस स्थिति में हम डी को हम ज बोलेंगे, राइट। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए ग्रांजर, इसको बोलेंगे ग्रांजर, ना कि ग्रांडर, राइट। अब चलते हैं इसका मतलब समझते हैं कि हमें यहाँ पे एक शब्द बन गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें शब्द बन गया, हम ढूंढ लिए इसको, ग्रांजर है, लेकिन इसका मतलब हमें तो जानना है, इसका मीनिंग भी जानना है। हमें कैसे पता चलेगा ग्रांजर किसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रांजर जो है वो शान होता है, देखिए इस तरह का इसमें होता है, शान, वैभव या श्रेष्ठा या वात्सलता या भव्यता, प्रताप, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। देखिए कहीं ना कहीं देखिए आपको एक वर्ड पे अगर पकड़ के रखे, एक ही वर्ड को आप जानते हैं तो ये आज से भूल जाए, इसको एक वर्ड को पकड़ के नहीं रखना है, उसको ढूंढना। अगर नहीं जानते हैं तो उसका मतलब ही ढूंढना है। हमारे वीडियो को देखिए, देखते रहिए, हम एक से अधिक बढ़कर लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि हम एक से अधिक क्लास में हम कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ हम डालते हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया कि ग्रांजर जो है, ग्रांजर मतलब क्या होता है, शान, वैभव, श्रेष्ठता या वात्सलता, भव्यता, प्रताप, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वर्ड की ओर। अब नेक्स्ट वर्ड जो है वो सोल्जर है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए SOLDER, सोल्जर। सोल्जर मतलब क्या होता है, सोल्जर, सोल्जर मतलब सैनिक, योद्धा, फौजी, सिपाही, इस तरह का इसमें निकल कर रहा था। अब इसको सोल्डर नहीं बोलते हैं, हम कई स्टूडेंट को सुने हैं सोल्डर बोलते हुए, ऐसा नहीं बोलना है, सोल्डर इसको बोलना नहीं है, इसको क्या बोलना है, सोल्जर। सोल्जर मतलब क्या होता है, कंधा, जिसको बोलते हैं कंधा, सैनिक, योद्धा, फौजी, सिपाही, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। आप लोग को क्लियर, यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा सोल्जर मतलब क्या होता है। अब यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट, इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेजुएट, ना कि ग्रेजुएट। इसको ग्रेजुएट नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है, ग्रेजुएट, GRADUATE, इसको क्या बोलना है, ग्रेजुएट, ना कि ग्रेजुएट। कई अधिकतर स्टूडेंट हम देखेंगे ग्रेजुएट बोलते हुए, तो ऐसा कहना गलत है, इसका उच्चारण गलत है, इसको हम ग्रेजुएट बोलते हैं। ग्रेजुएट, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेजुएट। हमेशा ध्यान में रखना है कि ग्रेजुएट में मतलब होता है क्या, ग्रेजुएट मतलब होता है, देखिए हम पहले बताया था ना कि जिस शब्द में यानी कि जिस वर्ड में एक से अधिक लेटर हो दिखाई दे तो उसमें डी का उच्चारण के बाद हमें EUR या IER या URE हो तो उस स्थिति में हम ज का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट, हम ज को कैसे बोलेंगे, हम यहाँ पे देखिए DU आ रहा है लास्ट में, यानी कि DU, यहाँ पे देखिए लास्ट में जो है यहाँ पे DU है, तो उसी तरह यहाँ पे डी के बगल में यानी कि डी के उपरांत UA आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम इसको ज बोलेंगे, राइट। यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पे टी की बात कर रहे हैं तो ग्रेजुएट, यहाँ पे आ रहा है, जो यहाँ पे साउंड जो है यू के बाद आ पे आ रहा है, तो हम उस स्थिति में आ को हम यूज करेंगे, ग्रेजुएट। यहाँ पे ग्रेजुएट, ग्रेजुएट मतलब क्या होता है, स्नातक या क्रमिक, स्नातक या क्रमिक या इसको हम विभाग, क्रमिक विभाग, यानी कि स्नातक क्रमिक विभाग करना या दर्जे लगाना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। क्लियर। यहाँ पे देखिए जो विभाग में जो है ये क्या लगाना भूल गए हम, राइट। आप लोग को समझदार है, समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ग्रेजुएट मतलब पता चल गया कि ग्रेजुएट मतलब क्या होता है, स्नातक क्रमिक विभाग करना या दर्जे लगाना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। अब चलते हैं
ग्रेजुअल, यानी कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ग्रेजुअल। ग्रेजुअल इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब होता है क्या है, ग्रेजुअल मतलब होता है क्रमिक। ग्रेजुअल मतलब होता है क्रमिक। यहाँ पे एक हम थोड़ा स्पीड में जो टाइपिंग किए हैं तो उसके कारण यहाँ पे ई छूट गया है, तो आप लोग से हमें यही विनती है कि आप लोग यहाँ पे हम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्रमिक में ई का छूट गया, यहाँ पे हम ग्रेजुअल इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब क्रमिक या कर्म या दर्जा या कोटि, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। आप लोग समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे एक वर्ड पे इतना सारा मीनिंग क्यों दे रहे हैं, आप लोग को समझाने के लिए। हम बार बार रिपीट क्यों करते हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आप लोग एक ही वर्ड को पकड़ कर मत रहिएगा। अगर एक वर्ड को पकड़ के रखते हैं तो इसमें इंग्लिश समझ में नहीं आएगा। अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे जैसे कि आप लोग क्रमिक जानते हैं, इसका मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पर आप क्रमिक जानते हैं, अब यहाँ पे उस स्थिति में आपको यश कर्म दिखाई दे रहा हो कहीं पे किसी भी वर्ड में, और दर्जा या कोटि दिखाई दे, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे। तो इसलिए इसी के कारण, इसी के चलते हम यहाँ पे एक से बढ़कर मीनिंग दिए हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे पता चल गया कि ग्रेजुअल मतलब क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड जो मेरा है वो है इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल इसको बोलेंगे। इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्तिगत या व्यक्ति। अब यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल जो शब्द है वो कहीं ना कहीं जो है यू जो है यहाँ पे लास्ट में, जो यहाँ पे यू, इसमें भी यू आ रहा है, यू ए। तो इंडिविजुअल इसको डी जो आई है, डी को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे यू आ रहा है, वहां पे लास्ट में देखिए यू के बगल में आ रहा है, यानी कि ए एल आ रहा है। तो कहीं न कहीं जो उच्चारण जो हम जो पढ़ रहे हैं वो आ पे जा रहा है, यानी कि इंडिविजुअल नहीं आ पे जा रहा है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, यानी कि साउंड को भी देखना है और उच्चारण को भी देखना है कि किसका उच्चारण कहाँ पे हो रहा है। आपको पता चल गया यहाँ पे कि इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत या व्यक्ति, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। हमें पता है कि इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। अभी अगर उससे पहले अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो या फर्स्ट बार हमारे वीडियो को देख रहे हो तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ में आपको बेल आइकन भी दिखेगा, उसको भी टच कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचे।